हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अर्थात विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जो कि सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम प्रसिद्ध है। वे उज्जैन के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका राजमहल खंडर में बदल गया। लोग अपने जानवरों को चराने के लिए उस जगह पर ले जाते थे। एक दिन सिंहासन जैसी एक वस्तु वहां दिखाई दी। एक गांव का लड़का इस पर बैठ गया और न्याय देने का खेल खेलने लगा। उस समय उस राज्य पर शासन कर रहे राजा ने उस सिंहासन को निकाल कर लाने के बारे में सोचा। जब वह उस सिंहासन पर बैठना चाहता था, देवदूत इसे लेकर उड़ गया। विस्तृत जानकारी के लिए इस रोचक कहानी को आइए पढ़ते हैं। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हमारे देश के इतिहास में उनका शासन एक मील का पत्थर रहा है। विक्रम संवत की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी यह विचित्र है कि उनके जीवन के बारे में निश्चित तौर पर हम मुश्किल से ही कुछ जानते हैं। केवल एक बात जो हम उनके बारे में निश्चित तौर पर जानते हैं, यह है कि वह न्याय और ज्ञान के प्रेमी थे। वे अपनी जनता के साथ न्याय करते थे और अपने दरबार में विद्वान लोगों को इकट्ठा रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास में सबसे महानतम न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, ना ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष को दंड दिया। अपराधी लोग उनके सामने कांपते थे। वे सोचते थे कि उनकी आंखें उनके हृदय में चली जाएंगी और वे तुरंत उनके अपराध को पहचान लेंगे। जो व्यक्ति कठिन समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे, सदैव उनके निर्णय से संतुष्ट होकर जाते थे। इसलिए भारत में उनके बाद जब भी किसी न्यायाधीश ने महान कौशल से अपना निर्णय सुनाया, तो कहा गया कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। क्या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को कभी देखा है? शायद नहीं, क्योंकि वह सिंहासन अब विद्यमान नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वह कैसे गायब हुआ। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय के साथ साथ उन्हें भूल गए। उनका महल और किला खंडर बन गए। चोटी नुमा खंडर घास, धूल और पेड़ों से ढक गए और पशुओं के लिए चरागाह बन गए। गांव के लोग इन चरागाहों में अपने पशुओं को चरने के लिए भेजा करते थे। प्रातःकाल के समय पशु चरवाहे लड़कों की देखरेख में वहां जाया करते थे और शाम होने तक नहीं लौटते थे। जब लौटने का समय होता था, एक चरवाहा लड़का चरागाह के एक कोने से खड़े होकर आवाज़ लगाया करता था और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और सभी साथ में घरों को वापस लौटते थे। उज्जैन के आसपास के गांव में चरवाहे लड़कों की यही ज़िंदगी थी। उनमें से कई चरागाह में लंबे समय व्यतीत करते थे और उनके पास मनोरंजन के लिए काफ़ी समय होता था। एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला और यह कितने खुशी की बात थी। पेड़ों के नीचे की ज़मीन ऊबड़ खाबड़ और सख्त थी। यहाँ वहाँ बड़े बड़े पत्थरों के सिरे बाहर निकले हुए थे और बीच में एक हरा टीला था, जो काफ़ी हद तक न्याय के सिंहासन की तरह लग रहा था। कम से कम एक लड़के ने तो ऐसा ही सोचा। वह इस पर बैठ गया। मैं कहता हूँ लड़कों, वह चिल्लाया, मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम सब अपने मुकदमे मेरे सामने लाओ। मैं न्याय करूंगा। फिर उसने अपना चेहरा उठाकर सीधा किया और वह न्यायाधीश का किरदार निभाने के लिए गंभीर हो गया। अन्य को यह सब खेल लगा
वे आपस में फुसफुसाए और जल्दी ही वे आपस में झगड़ने लगे और उसके सामने प्रस्तुत हुए। प्रत्येक समूह ने अपना पक्ष रखा। एक कह रहा था वह खेत मेरा है, दूसरा कह रहा था नहीं ऐसा नहीं है, और इस तरह जारी रहा। वे सभी झगड़े का निपटारा चाहते थे, परंतु अब अचानक से एक विचित्र चीज महसूस हुई। वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले साधारण प्रतीत हो रहा था, अब बिल्कुल बदल गया था। वह शांत और गंभीर हो गया। उसका लहजा और बातचीत करने का ढंग इतना विचित्र और प्रभावशाली हो गया कि बाकी बच्चे थोड़ा सा डर गए। फिर भी उन्होंने इसको एक खेल समझा और वो फिर से नए मुकदमे उसके सामने लाए और फिर से उसने उनका न्याय किया। और ऐसा कई घंटों तक चलता रहा। वह उस न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठकर झगड़ों को सुनता रहा और तब तक उसी गंभीरता के साथ फैसले देता रहा जब तक कि लौटने का वक्त नहीं हो गया। और फिर वह उस जगह से कूदा या उतरा और अन्य चरवाहे लड़कों की तरह ही दिखने लगा। इसके बाद यह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि जटिल झगड़े उसके सामने लाए जाने लगे और हमेशा वही बात होती। ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी और उन्हें सच्चाई दिखाया करती थी। लेकिन जब वह इस सिंहासन से उतर जाता था तो उसमें अन्य लड़कों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव के बड़े स्त्री पुरुष अपने झगड़ों को उस चरवाहे लड़के के दरबार में लाते थे और हमेशा वे ऐसा न्याय पाते थे जिसे दोनों पक्ष समझ जाते थे और संतुष्ट हो जाते थे। अब राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, उसने इस कहानी को सुना। उसने कहा वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। राजा का अनुमान सही था, क्योंकि उस हरे भरे घास के मैदान के चारों ओर के खंडर एक वक्त पर विक्रमादित्य का राजमहल था। उसने सोचा यदि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाहे लड़के के अंदर ज्ञान और न्याय करने की क्षमता आ जाती है, तो चलो इसे गहरा खोदा जाए और न्याय के सिंहासन को ढूंढा जाए। मैं भी उस सिंहासन पर बैठूंगा और मुकदमों को सुनूंगा। इस तरह विक्रमादित्य की आत्मा भी मेरे ऊपर उतर आएगी और मैं भी एक न्यायप्रिय राजा बनूंगा। इस तरह कुदाल और फावड़ों से घास भरा टीला जहां लड़के खेला करते थे खोदा गया। वह लड़का जो स्वयं न्यायाधीश बना करता था दुखी था। उसे महसूस हुआ कि कोई चीज जो उसे बहुत ज्यादा प्रिय है दूर ले जाई जा रही है। अंत में मजदूरों को कुछ मिला। उन्होंने इसका आवरण हटाया और उन्होंने 25 देवदूतों के पंखों और हाथों से सहारा लिए एक काले मार्बल की पटरी को पाया। निश्चित रूप से यही विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन था। बहुत खुशियों के साथ इसे शहर में लाया गया और न्याय के दरबार में रख दिया गया। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक व्रत रखने के लिए कहा और घोषणा की कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से इस पर आरोहण करेगा, अर्थात इस पर बैठेगा। अंत में वह महान सुबह आई और राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा और उसके पीछे उसके दरबार के पुजारी लंबे हॉल से चलते हुए न्याय के सिंहासन के पास पहुंचे। वे 2 पंक्तियों में बट गए। राजा बीच में चलता हुआ गया, अपना सिर सम्मान में झुकाया और सीधा उस मार्बल के पटरी के पास गया। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, उनमें से एक देवदूत बोलने लगा, रुको। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुमने ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? कुछ देर तक राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा।
वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। एक लंबी चुप्पी के बाद वह बोला, नहीं। उसने कहा, मैं योग्य नहीं हूँ। तो जाओ, प्रार्थना करो और 3 दिन तक व्रत रखो। देवदूत ने कहा, ताकि तुम खुद को शुद्ध कर सको और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाओ। इन शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। राजा ने व्रत रखकर और प्रार्थना करके खुद को एक बार फिर से विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार किया। लेकिन इस बार भी वही बात हुई। दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा, क्या तुमने कभी दूसरों के धन को पाने के बारे में नहीं सोचा? राजा ने स्वीकार किया, हाँ, उसने ऐसा किया है, इसलिए वह इस न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इस तरह से जब भी राजा ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, उससे देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछे गए और वह नहीं बैठ पाया। यह तब तक चलता रहा जब तक केवल एक देवदूत उस मार्बल की पटरी को सहारा दिए बचा था। राजा पूरे विश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उस दिन उसे उस स्थान पर बैठे जाने की अनुमति मिलने का पूरा यकीन था। लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के नज़दीक आया, अंतिम देवदूत बोला, अरे राजन, क्या तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पवित्र है? क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे की भांति पवित्र है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नहीं, राजा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। और इन शब्दों के साथ वह देवदूत सिंहासन को अपने सिर पर रखकर उड़ गया। इस प्रकार विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन पृथ्वी से सदा के लिए गायब हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन की। आपको इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कौन सा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको आसान तरीके से कराएंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये पार्ट आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।